अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है आशिम मिर्ज़ा। आशिम मिर्ज़ा साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इन द कंट्री। और आशिम भाई से आज हम कुछ इस तरह के सवाल पूछेंगे जिनसे हमें यकीन है कि हमारी अपकमिंग यूथ की काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई या हेल्प ज़रूर होगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगा आपकी पॉडकास्ट का। हमारी पॉडकास्ट बेसिकली बेस्ड है टू हेल्प द यंगर जनरेशन फाइंड आउट देयर करियर पाथ्स। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखते हैं जो अपने करियर के अंदर स्ट्रक है और उनको अभी तक मिल नहीं रहा कि उन्होंने करना क्या है। स्ट्रक हो जाते हैं काफ़ी फील्ड्स के अंदर जाके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो वॉश फील्ड है जिसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जाते हो। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स मूव ऑन टू द गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएँ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आशिफ भाई, मैं डेवलपिंग हूँ तो हम लोग पहले भी 2018 से लेकर 2024 तक मैं आपको फॉलो करता है। 2018 से लेके 2020 या 21 तक जो ये कोरोना का टाइम था उसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी और हमने आपको बड़ा एक प्रोमिनेंट क्रिएटर देखा है, बड़ी द इडियट्स वालों की वीडियोज़ के अंदर इन सब के अंदर अपीयर होते थे। तो इनसे पीछे हटने की कोई वजह, कोई ख़ास टिप? इनसे पीछे हटने की वजह एज़ सच तो कोई नहीं है, लेकिन एज़ सच ये है कि मैं थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल साइड ऑफ थिंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस था। रादर दैन बीइंग अ क्रिएटर व्हिच हैज़ टू क्रिएट कंटेंट 24/7, आई हैड टू मूव टुवर्ड्स अ प्रोफ़ेशनल फील्ड। तो एक्सपेरिमेंट एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना मुझे पसंद है कि रोज़ सुबह उठ के कुछ नया काम, आज क्या करूँ, आज क्या करूँ? तो एक चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करता स्टिक। और फिर मुझे ये है कि आई डिडंट लाइक इट। जबकि मैं कर सकता था, सब लोग अभी तक कहते हैं यार कर लो, बट वो बात होती है कि पैशन इतना नहीं था कि मैं वीडियो कंटेंट की तरफ या मीम्स की तरफ, वाइन्स की तरफ, इनकी तरफ जाऊँ। तो देन आई डिसाइडेड टू स्विच टू अ प्रोफेशनल साइड। क्रिएटर मैं अभी भी हूँ, कंटेंट मैं अभी भी बना रहा हूँ, बट उस पे ज़ाहिर-सी बात है कि लाखों में व्यूज़ नहीं होते क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ होती है। इट्स वेरी निश ओरिएंटेड, इट्स वेरी रिलेटेड टू मार्केटिंग, बिज़नेसेस एंड ऑल दैट। तो ये है सर। अच्छा आशिफ भाई, जैसे आपने कहा कि मेरे कंटेंट के ऊपर अब लाखों के व्यूज़ नहीं होते, तो एक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रिएटर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग किस टाइप के कंटेंट को अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर या दूसरे तरह के कंटेंट्स के ऊपर? हम डेली देखते हैं कोई ना कोई डेली ब्लॉगर ऊपर चढ़ रहा है। देखें, उसकी वजह ये होती है कि एजुकेशनल कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो आप जो है वैलिडेशन की उम्मीद नहीं रखें कि आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन, नॉट पॉसिबल। मेरा कंटेंट बनाने का मकसद लीड जनरेशन होता है फॉर माय ओन सेल्फ, फॉर माय एजेंसी, फॉर माय कंपनीज़, कि मुझे उस कंटेंट से लीड्स बने। तो इवन इफ 500 पीपल आर वाचिंग दैट, आई एम गुड विद दैट। दूसरी बात ये होती है कि हमेशा जब आप देखते हैं तो डेली व्लॉग या वाइन्स या फ़नी कंटेंट या जो एक आम आदमी का कंटेंट है वो ज़्यादा चलता है। उसकी वजह ये होती है कि जब इंसान घर पे आता है पूरे दिन थका हार के ऑफ़िस में काम करके या यूनिवर्सिटी से, तो उसको लाइट कंटेंट देखना होता है। वो ये नहीं चाहता है कि उसको फिर कोई पढ़ाना शुरू कर दे। तो ये वजह होती है, तो इस कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। पीपल डू रिलेट टू दैट। अब मैं ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरी वालिदा या आपकी वालिदा उसको नहीं सुनेंगी या नहीं देखेंगी। क्यों देखेंगी? उनका काम तो ही नहीं है। लेकिन जब आप मासेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हो, वो कंटेंट बनाते हो जो मैं भी देख सकता हूँ, मेरे वालिद भी देख सकते हैं, मेरा छोटा भाई भी देख सकता है, बड़ा भी देख सकता है, बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी देख सकते हैं, गाँव में रहने वाले पाकिस्तानी भी देख सकते हैं। एलीट से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक वो कंटेंट रेज़ोनेट करता है। इस वजह से उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपका गोल आपको पता होना चाहिए कि मुझे बाय मोनेटाइज़ेशन कमाना है इन प्लेटफ़ॉर्म्स की, मुझे ब्रांड डील्स करनी है या मुझे लीड जनरेशन करनी है कंटेंट से। मुझे लीड जनरेशन करनी होती है अपने कंटेंट से, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस। मोर ऑफ अ बिजनेस फोकस्ड आपका कंटेंट, या तो जिससे हमारा बिजनेस है ना कि मैं क्रिएटर बन जाऊँ। यस, 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 एग्ज़ैक्टली। यानी अच्छा आशिफ भाई, मतलब हम जिस हद तक हमने आपको देखा, पहले आप एक मेडिकल के स्टूडेंट थे जिसको आपने बिल्कुल ही एक स्विच कर दिया एक डिफरेंट फील्ड के ऊपर। ये फील्ड चेंज कैसे आ गई? यार फ़ील्ड चेंज ऐसे आ गई कि जो मेरा बिलीफ है ना वो ये है कि कोई भी चीज़ के लिए रात अगर आप सुबह उठ नहीं पा रहे ना और रात को सो रहे हो बड़े आराम से, तो वो फ़ील्ड आपके लिए नहीं है। आपका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, पैशन नहीं है। वो चीज़ आपको जो है ड्राइव नहीं कर रही। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि कोई यूनिवर्सिटी छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे। हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सारे स्टैनफोर्ड के जो है वो अपना वो अपना ड्रॉप आउट। हम यहाँ पे डिफेंस व्यू में रही बढ़ के हम बोलते हैं मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, मैं बहुत कूल हूँ। इट्स नॉट कूल। एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, करनी चाहिए। जो कि उसके बाद मैंने की, लोग इस चीज़ को मिस करते हैं। मैं जो है ग्रेजुएट भी हूँ इन जो मुझे चीज़ पसंद थी एडवर्टाइज़िंग के अंदर। अभी मास्टर्स भी कर रहा हूँ मैं एडवर्टाइज़िंग के अंदर ही। तो मैं कोई इसको वो नहीं समझता। हाँ, मेरा पैशन नहीं था वो चीज़ करना,
और वो डिसीजन आज नहीं तो कल मैंने लेना ही था। रादर दैन कि मैं 6 साल पढ़ाई करने के बाद मार्केटिंग में आता, मुझे दूसरे तीसरे साल में रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। अगर मैं बन भी जाता तो बहुत बुरा डॉक्टर बन रहा होता, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं था। इस वजह से फिर मैंने फैसला किया, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे के लाइफ़ सर्कमस्टेंसेस बड़ी डिफरेंट होता है। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है, हर किसी की बोर्ड बड़ी डिफरेंट होता है। उसके हिसाब से फिर वो फैसला सही था, तो वो फैसला मैंने लिया और मैंने स्विच किया, जिस पे बड़ा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली चैलेंजिंग था फैमिली की तरफ से। बैकलैश एक तरीके से, क्या चीज़? बैकलैश मैंने कहा एक तरीके। बैकलैश तो इतना नहीं था एज़ सच, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये होता है कि इमोशनली जो है बड़ा वो था। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है कि लेना था, तो फिर लिया और वो प्रॉपर। टाइम भी ऐसा था कि आज से 4-5 साल पहले अगर हम लोग पीछे चले जाएँ, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मार्केटिंग इतना ज़्यादा मतलब नहीं उसको माना जाता था। मेडिकल कौन-सी थी, प्रेफ़रेंस होती थी लोगों की कि हाँ, मेडिकल हमारा बेटा डॉक्टर बने या कुछ इस तरह की फ़ील्ड्स। यार बिल्कुल ऐसी ही है, देखो मैं जब इस फ़ील्ड में आया था ना, तो उस वक़्त इतना ज़्यादा कोई कोर्सेज़ या इतने ज़्यादा कोई इस चीज़ के क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, वो इतने बिज़नेसेस कोई नहीं थे, ठीक है? नया-नया पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से यूट्यूब भी शायद बैन्ड था उस वक़्त। नया-नया जो है वो पाकिस्तान में एड मैनेजर भी नहीं आया था फेसबुक के ऊपर, बूस्ट पोस्ट से ऐड चला रहे थे। तो अच्छा, बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो थे, जो सारे अब डिजिटल पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, टीवी पे कम फ़ोकस करते हैं। उस वक़्त टीवी न्यूज़पेपर पे फ़ोकस होता। तो इतना ज़्यादा उस वक़्त ट्रेंडिंग में ये चीज़ नहीं थी। अब तो हर बच्चा करना चाह रहा है ना, हर हर जो है पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आईटी में बच्चा चला जाए, या डेवलपर बन जाए, या मार्केटिंग की तरफ आ जाए। उस वक़्त ये नहीं था, उस वक़्त डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अकाउंटिंग ये वाली फ़ील्ड थी, मीडिया इतना नहीं था, उस वक़्त रील्स नहीं आई थी। उस वक़्त कंटेंट क्रिएशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही, 2-3 ये सारे क्रिएटर्स थे जिनके नाम लिया। तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा वो था, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है समझ में आ गया लोगों को कि नहीं, और भी फ़ील्ड्स हो सकती है, इन 2-3 के अलावा। अच्छा आशिफ भाई, बीच में अभी बात कर रहे थे कि मैंने अपनी डिग्री को ड्रॉप आउट नहीं किया, मैंने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं। मैं इसी से एक कंसिस्टेंट सवाल पूछूँगा। हम लोग जो शॉर्ट कोर्सेज़ आजकल देख रहे होते हैं कि 2-3 महीने के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर, 2-3 महीने में ग्राफिक डिज़ाइनर, पता नहीं क्या-क्या हज़ारों चीज़ें आ गई हैं अब तो। उसके ऊपर आपका क्या बिलीफ है कि किस हद तक एक चीज़ ठीक है या किस हद तक नॉर्मलाइज़ हो सकती है या होनी चाहिए? यार देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। इसकी एग्ज़ाम्पल एक बड़ी सिंपल सी है। आप आजकल हर किसी को बाहर जाने की लगी हुई, जिस कंट्री में भी आप पीआर अप्लाई करने जाते हो, कुछ करने जाते हो, वो डिग्री माँगते हैं आपसे। अगर इतनी ही लेस इंपॉर्टेंट होती, तो उनके जो है वो मेजर पॉइंट्स इस पे डिपेंड नहीं करते होते। पीआर के अलग हैं, मास्टर्स के अलग पॉइंट हैं, बैचलर्स के अलग हैं। तो अगर जो हम समझते हैं कि वेस्ट बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आज भी वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई इसकी गारंटी है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जहाँ तक शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, वो सारे शॉर्ट कोर्सेज़ मैं भी करता हूँ, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। लेकिन वो कभी भी आपको फंडामेंटल नहीं सिखाएँगे। अगर आप एडवर्टाइज़िंग का कोई कोर्स करते हो, मतलब मिसाल के तौर पे फेसबुक एड्स का आपने कोर्स किया, ऐड चलाना आपको आ गया। लेकिन जो उसके पीछे जो सारी साइकोलॉजी काम कर रही होती है एडवर्टाइजिंग की, कॉपी कैसे लिखी जाती है, हेडलाइन क्या होती है, सब हेडलाइन क्या होती है, या फिर कलर साइकोलॉजी क्या होती है, कोई इमेज है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऐड बनता कैसे, वो सब आप ऐसी बात है 2 महीने में नहीं सीख सकते। तो उसके लिए यू नीड फॉर्मल एजुकेशन। शॉर्ट कोर्सेज आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी स्किल सीखनी है अपनी। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ अर्से ही पहले मैं जो है वो जीएचएल सीख रहा था, वो है, तो वो शॉर्ट कोर्स था, 1-1.5 महीने का। मैंने प्रैक्टिस की, यूट्यूब से देखा, सब चीज़ें सीख ली, उसकी कोई ऐसी हार्ड है, चूँकि मेरी फॉर्मल कोर प्रिंसिपल्स मेरे जो हैं कंप्लीटेड है, तो वो टाइम भी मुझे कम लग रहा होता है सीखने में। क्योंकि ले दे के बात सारी वहीं से निकल रही है, प्रिंसिपल से निकल रही है। एबीसी अगर आपको आती है, तो कोई भी ऐसे लिख सकते हो, वही जो है फंडामेंटल लेटर्स यूज़ हो। तो ये है मेरी इसमें शॉर्ट बड़ा। कोर्सेज़ का फंडामेंटल चीज़ है। बट जो इसके अंदर अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अभी भी जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ चुके हैं, उनके पास हमने जो आज तक ज़्यादातर सुना है या जो उनके भाई-बहन हैं जो छोड़ रहे हैं, तो ज़्यादातर ये चीज़ें सुनते हैं कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम दी जाती है, और ये किसी हद तक सच भी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी-सी कम दी जाती है, और आपको जौन-सी थ्योरीज़ हैं वो आपको ज़्यादा पढ़ाई जा रही होती हैं एट सम पॉइंट। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं और किस हद तक ये इसके ऊपर लोग फ़ॉलो अप कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी इज़ सपोज्ड टू टीच यू थ्योरी, इट्स नॉट सपोज्ड टू गिव यू प्रैक्टिकल एजुकेशन। उसका मकसद ही शुरू से वही है, आज तक वही है। हाँ, होना ज़रूर चाहिए प्रैक्टिकल, उसके साथ एडेड होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, अब जो इफ़ यू डू इट इन 24 जैसे मैंने किया, तो उसके अंदर नहीं है ऐसा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जाती। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हमने पढ़ा, तो कंप्यूटर पे बैठ के ही वो कोर्स पढ़ा, कोई किताब से नहीं पढ़ाएगा। मार्केटिंग का पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ पढ़े।
वो अलग बात है कि जब तक मैं फील्ड में आ चुका था तो मुझे वैसी वो चीज़ें आती थी, लेकिन नहीं था उसके अंदर थी जो है प्रैक्टिकल थी। अब इंजीनियरिंग की कोई यूनिवर्सिटी है या मेडिकल की यूनिवर्सिटी है तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट ईयर में आपको जो है ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं खड़ा करेंगे, थ्योरी पहले पढ़ाएँगे आपको। तो ये मिसकंसेप्शन है जो कि खुद जो है क्रिएटर नहीं दिया। फिर उसके साथ प्रैक्टिकल के साथ अगर आपको ज़्यादा ही शौक है कि मैंने वो वाला पाथ नहीं फॉलो करना कि पहले मैं डिग्री करूँ, फिर जो है मैं जाऊँ प्रैक्टिकल, तो आप यूनिवर्सिटी के साथ-साथ जॉब भी कर सकते हो, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। मैंने भी किया है, सुबह जो है यूनिवर्सिटी होती थी, रात में मैं जॉब करता था ताकि वो दोनों चीज़ें साथ चलें। तो वो आपके अपने ऊपर भी होता है इंसान के। बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि पूरा दिन क्लास में नहीं बैठते, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ पता है, मैं क्या बताऊँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता, सब पता है, ठीक है। पूरा दिन बाहर, पूरा दिन स्पोर्ट्स में है, बाहर है, फिर एंड में ब्लेम करते हैं यार मेरी सीजीपीए 2 है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, क्यों पूछेगा? ज़ाहिर-सी तो बात वो आपके अपने ऊपर होता है, टीचर तो पढ़ा रहा है ना, अब आपके अपने ऊपर है पढ़ना है नहीं पढ़ना। घर आके क्या पढ़ रहे हो उसके बारे में, कोई अलग चीज़ देख रहे हो, कोई अलग मटेरियल देख रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हर किसी का डिफरेंट करियर पाथ होता है। अगर एक ही कोर्स होता और एक ही सक्सेस गारंटी होती, तो फिर तो हर बच्चा जो है, जो फर्स्ट है वो ज़िंदगी में आगे होता, जो लास्ट है वो पीछे होता है, लेकिन ऐसा होता है। हाँ, लाइफ हर किसी के लिए एक डिफरेंट एस्पेक्ट से चल रही होती है, दैट्स करेक्ट। अच्छा आशुर, एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं इसी क्वेश्चन के अंदर। हम लोगों ने जिस तरह से अभी आप बात करते कि मैंने काफ़ी सारी ऑड जॉब्स की हैं। ऑड जॉब्स नहीं कहेंगे आप इनको, अब इंटर्नशिप्स या कुछ इस तरह से। आपके लिहाज से किस हद तक इम्पोर्टेंस है कि बंदा अपनी डिग्री के साथ-साथ ऑड जॉब्स भी करे? और ये सिर्फ़ इसीलिए नहीं क्योंकि अब तो डिग्रीज़ के ऊपर ही आ चुका है कि आपने इंटर्नशिप करनी है लाज़मी, एक एज़ एन पर्सनल ग्रोथ फॉर ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है किस हद तक इम्पोर्टेंट है? यार ऑड जॉब ऐसा मैंने नहीं की, आई ऑलवेज़ वर्क इन माय फील्ड, अपनी फील्ड की है हमेशा, इंटर्नशिप की है लेकिन अपनी फील्ड के अंदर ही की है। वो फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर आपके बहुत हर किसी का लाइफ साइकिल अलग होता है। देखो मैंने जो टेम्पलेट फ़ॉलो किया ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदा फ़ॉलो कर सके। आई हैड अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस व्हिच यू और एनीवन एल्स माइट नॉट हैव, ठीक है? वो एक किस्मत का वो होता है, उसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि देखें हम जब बात करते हैं ड्रॉप आउट्स की तो वो स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट होते हैं जहाँ जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इंटर्नशिप बड़ी ज़रूरी होती है। इंटर्नशिप करो या कोई जॉब करो या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, फ्री में जाके कर लो अगर इफ़ योर फाइनेंशियल अलाउड है, कि आप किसी को जानते हो उससे बोले यार मैं असिस्ट करूँगा आपको फ्री में या मैं जाऊँगा या कुछ करूँगा, सब कुछ किया है। ठीक है, शादियों में लाइटें भी बदली मैंने, सीखने की नहीं है कि यार लाइटिंग कैसे होती है, कैमरा कैसे चलता है, माइक कैसे चलता है, तो ये भी किया है, लेकिन सीखने की नहीं किया। उसके लिए नहीं किया कि मुझे 300 500 ₹1000 2 मिनट थे उसमें कुछ होगा। सीखने की नहीं है कि हाउ डज़ इट वर्क, इसका बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स कैसे चलता है। फिर 2-3 एजेंसीज़ में जो है वो इंटर्नशिप की, सारा कुछ किया। मतलब मैं करोड़ा में जाता था इंटर्नशिप करने में 10,000 15,000 पे, ठीक है? तो वो मतलब वो पैसे मैटर भी नहीं कर रहे होते, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं ये लोग, अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं ये लोग, कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, फाइनेंसेस कैसे ऑपरेट करते हैं, सैलरीज़ कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या पॉलिटिक्स नहीं होती, आगे कैसे बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना। तो ये चीज़ जो है सारी वहीं से सीखने को। अच्छा आशुर भाई, टॉकिंग अबाउट कंपनीज़, आपकी अपनी भी एक कंपनी है, आई गेस यू आर लीड एक्सपर्ट आ रहे हो। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देइए, किस टाइप के आप लोग काम करते हैं और उसके अंदर मेन फ़ोकस आप लोगों का किस चीज़ के ऊपर होता है? यार मेन फोकस हमारा लीड जनरेशन के ऊपर है। वी जस्ट डू लीड जनरेशन फॉर एवरी स्मॉल बिज़नेसेस दैट देयर इज़। फॉर एग्जांपल देयर आर सोलर कंपनीज़, देयर आर एलिवेटर कंपनीज़, रूफिंग कंपनीज़, जो भी बिज़नेस एजुकेशन का बिज़नेस है। जिस बिज़नेस को भी लीड चाहिए होती है, हम लीड जनरेशन करते हैं फॉर दीज़ बिज़नेसेस। पाकिस्तान में भी, यूके में, यूएस में, हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ लैंग्वेज बोली जाती है ऑब्वियसली। तो हम वी आर अ लीड जनरेशन एजेंसी। वी डू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन, वी डू रिमोट स्टाफिंग एज़ वेल। कि वो हमारा अलग मॉड्यूल है, लीड जनरेशन एक अलग मॉड्यूल है। तो इट्स इन शॉर्ट इट्स अ लीड जनरेशन एजेंसी। इफ़ यू elongate it then we do a lot of other things। सो एक्चुअली मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुए कि एक बंदे ने जिसने अभी डिजिटल मार्केटिंग के लैंडस्केप में आना हो या उसने अभी इसको स्टार्ट करना, तो वो किस तरह से करे और इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ है जो कि शायद आप कहो कि हाँ यार अपकमिंग ईयर्स के अंदर मैं समझता हूँ ये ऊपर जा सकती है? हुँ। देखें स्टार्ट करना, अगर एक बंदे ने सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है कि मुझे शौक किस चीज़ का है। जब मुझे क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, मेरे अंदर किस चीज़ का पैशन है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अ, आई डू डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं किसी बिल्कुल लेमैन को समझाऊँगा क्या करते हो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें फिर ये है कि आपके सवाल बड़े कम होते हैं। अगला सवाल होता है अच्छा कोई ई-कॉमर्स का स्टोर होगा आपका? नहीं। कोई ये होगा? नहीं, ये होगा? नहीं।
ये तो एक लेमन टर्म हो गई। लेकिन अब अगर आपको एज ए करियर स्टार्ट करना है तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि इसकी डिफरेंट जो है ब्रांचेस क्या क्या। फॉर एग्जांपल आई डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग विच इज़ रनिंग एड्स। उसके अंदर फिर ई कॉमर्स होता है, उसके अंदर लिंक्डइन है, उसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग है, उसके अंदर सैस कंपनी है, एआई प्रोडक्ट्स हैं। आप डिफरेंट कंपनीज की लिए काम कर रहे होते हो, स्मॉल बिजनेस की लीड जनरेशन कर रहे होते हो, तो आई डू लीड जनरेशन। तो दिस इज अ निश विद इन अ निश विद इन अ निश, दिस इज व्हाट आई डू। अब आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है कि आपने क्या करना है। मतलब बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें, सेम एज इंजीनियर, सेम एज अ डॉक्टर, सेम एज एन अकाउंटेंट, ऑडिट में होते हो या किसी और चीज़ में होते हो। पहले वो फिगर आउट करना है कि मुझे इसमें से क्या, वो जब भी आपको पता चलेगा जब आप 3 4 5 चीज़ें ट्राई करो यार मुझे क्या अच्छी लग रही है। वेदर यू लाइक ई कॉमर्स, वेदर यू लाइक लीड जनरेशन, वेदर यू लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वेदर यू लाइक हैंडलिंग पीआर, वेदर यू लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेदर यू लाइक गूगल एड्स। तो ये पहले आप ये फिगर आउट करो कि मैंने क्या करना है। ऑर्गेनिक साइड की तरफ जाना है, पेड साइड की तरफ जाना है, मैंने एसईओ सीखना है, मैंने क्या सीखना है। और ये सब जब भी होता है कि पहले आप इस चीज़ के फंडामेंटल सीखते हो, यार इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, एंड देन यू टेक इट ओवर। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को निश डाउन करते चले जाते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years और 3 years। सब कुछ करके फिर आपको पता चलेगा। तो शुरू में मैं हमेशा यही लोगों को बोलता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसमें से मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो। फिर जो आपको समझ में आए आपको खुद ही फिर रास्ता मिल जाएगा। लेकिन पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होगा। पहले अगर शुरू करना है तो फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस, इसमें होता क्या क्या ये सीखना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग भी इसका ही पार्ट, ईमेल कॉपी राइटिंग भी इसका ही पार्ट है। फिर आप 2 3 चीज़ें ट्राई करो, 4 चीज़ें ट्राई करो, फिर यू मूव ऑन टू व्हाट यू लाइक एंड व्हाट फ्यूल्स योर गो। तो बड़ा सिंपल है ऐसा जो पूरा वो है। अच्छा आशा भाई, हम लोगों ने जिस तरह से भी बात की कि कोई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे आ सकता है, आशा भाई आपकी ऑन अ पर्सनल लेवल क्या एडवाइस होगी कि आप किसी ने अगर स्टार्ट करना है वो किस तरह से करे, कर तो ले बट उसके ऊपर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो कर ही रहा है तो किस साइड पे ज़्यादा परस्यू करे, कि कौन सी साइड अभी अपकमिंग हो सकती है वर्ल्ड के लिए। मैं आपकी उस बात से बिल्कुल करता हूँ कि हाँ, हर एक फील्ड के अंदर आप जितने एक्सपर्ट हो आपके लिए वो उतनी अच्छी है, बट कुछ फील्ड्स होती हैं जिनको आप कह सकते हो कि हाँ यार ये अपकमिंग फील्ड्स हैं, जिस तरह से डेटा एनालिटिक्स हो गई। तो इस तरह से आप किस फ़ील्ड के ऊपर ज़्यादा करना चाहेंगे? देखें अब जो अ, आने वाले 5 से 10 साल है ना, उसके अंदर पेड एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो बहुत अच्छा, स्पेशली पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती थी पहले। अब वो टेक्निकलिटी रिमूव होती जा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता एडवांटेज प्लस ऑडियंस आ गई। मतलब अगर नहीं आते टेक्निकल में तो अब बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म खुद ब खुद 1 क्लिक के ऊपर आपको पूरे-पूरे एड्स बना के दे रहे हैं। पूरी-पूरी कैंपेन्स बना के देना शुरू करते हैं। हो चुका है ये बहुत तरफ से इम्प्लीमेंट। तो आई वुड नॉट प्रेफर राइट नाउ कि वो कोर पेड की तरफ है। अब थोड़ा-सा ऑर्गेनिक कंटेंट वापस जो है वो आना शुरू हुआ है। जिस तरह यूजीसी एड्स हैं, जिस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की साइड है, जिस तरह कंटेंट मेकिंग है, जो रील्स बनाते हैं लोग या खुद कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। एक वो बहुत अच्छी साइड है ऑर्गेनिक कंटेंट, मीम्स, फ़नी कंटेंट। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे होंगे आजकल चल रहे हैं, क्रम्बल पाकिस्तान है या बहुत सारी रायनेयर है। इस तरह के जो लोग अपना कंटेंट, एक वो वाली साइड बहुत अप एंड कमिंग है। दूसरी ऑब्वियसली marketing has been and will be all about data rather than emotion. So data analytics, जितना भी मशीन लर्निंग के अंदर काम हो रहा है, एमएल के ऊपर थोड़ा सा कोर मार्केटिंग तरफ से ये चीज़ें हटती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग या स्टफ लाइक दैट, इट्स मोर ऑन द आईटी साइड ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ इफ़ यू कैन डू इट, तो मशीन लर्निंग बहुत अच्छा स्कोप है। नो कोड डेवलपमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो ख़ास तौर पे वेबसाइट डिज़ाइन जो होती हैं या फनल ऑप्टिमाइजेशन होती है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन होती है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ बिज़नेसेस हैव वेबसाइट्स जो कि एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। लेकिन अब दे नीड टू ऑप्टिमाइज़ इट, दे नीड टू रीराइट द कंटेंट, दे नीड टू रीराइट द लैंडिंग पेजेस, दे नीड टू रीराइट the customer journey on the user journey. That is all called CRO, in which you increase the customer experience and in short your conversion rate increases. तो ये बहुत अच्छी अप एंड कमिंग फील्ड है। तो ये 4 5 जो फील्ड्स हैं विच विल बी रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो अगर मैं अब जाता तो मैं फिर या तो डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के ऊपर ही जाता। आई विल बी परस्यूइंग माई मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स एज वेल, बिकॉज मार्केटिंग के कोर फंडामेंटल सीखने के बाद दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न। तो ये 4 5 जो फील्ड्स हैं, दिस इज गुड इफ समवन वांट्स टू स्टेप इन राइट नाउ।
अशर अगर हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ जाएँ तो मशीन लर्निंग बेसिकली एआई मॉडल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ेबल है, या मोस्ट प्रोबेबली लोग उसको उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब एआई की बात करते हैं, आपको किस हद तक लगता है कि एआई हमारी जौन-सी अभी नॉर्मलाइज़्ड फ़ील्ड्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, कुछ भी है, उसको टेक ओवर कर सकते हैं? क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि किसी ने ट्विटर का वो उठा लिया और उसने कमांड दे दी चैट जीपीटी को, मुझे इसका कोड राइट करके दे दो किस लैंग्वेज के अंदर, उसने उसको राइट करके दे दिया। तो ये किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि किस स्टार्स तक आपको लगता है ये जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखें इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त एग्जांपल वही है कि पहले फैक्ट्रीज़ में मैनुअल लेबर ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है? लोग हाथ से काम किया पूरी-पूरी असेंबली लाइन के ऊपर 150-150 लोग होते थे, कोई स्क्रू लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है रोबोट्स बनना शुरू हुए, रोबोटिक आर्म्स बनना शुरू हुए, उन्होंने उन 20 लोगों के काम को 3 लोगों ने करना शुरू कर दिया। नाउ यू हैव टू राइट कमांड्स ऑन द रोबोट एंड ही विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो ये एक डिफरेंस आया इन इंडस्ट्रीज़। अब जो इंडस्ट्री है वो आईटी की इंडस्ट्री है या मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल ऐसे है कि जहाँ आपको 10 लोगों की टीम चाहिए होती थी, वहाँ इफ़ यू सेट अप द राइट ऑटोमेशन या राइट यूज़ द राइट टूल्स, तो अब वो जो काम 10 लोग मिलके 3 दिन में किया करते थे, अब वही काम 3 लोग 1 दिन में कर सकते हैं। हम भी यूज़ करते हैं। We do a lot of graphics with AI. Do a lot of content with AI. We do a lot of video editing from AI. We do a lot of voice work with AI. We do that in our daily life. तो वो जो बिल्कुल मैनुअल या लो स्किल्ड वर्कर था इवन इन आईटी फील्ड, लो स्किल्ड से मुराद ये है जो सिर्फ ब्लॉग लिखना जानता था या सिर्फ आर्टिकल लिखना जानता था, मार्केटिंग नहीं समझता था, एसईओ नहीं समझता था, कीवर्ड नहीं समझता था, बस सिर्फ एक मैनुअल राइटर था। अब वो रिप्लेस ऑलरेडी हो चुका है। अगर लोग फ्यूचर की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ अभी रिप्लेस हो चुका है वो। अब कौन हायर कर रहा है इतने लोग? हाँ, लेकिन जो अच्छे कॉपीराइटर्स थे, जो अच्छे आर्टिकल लिखना जानते थे, जो अच्छे ब्लॉग लिखना, वो नहीं जो स्पिन करके बस सिर्फ हज़ार-हज़ार वर्ड भर के दे रहे थे, जो अच्छे राइटर्स थे, वो अभी भी बहुत डिमांड में हैं और आगे भी बहुत डिमांड में रहेंगे। क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है एआई के कंटेंट से ह्यूमन कंटेंट। तो असल में जो अच्छा कंटेंट राइटर था, उसकी वैल्यू एआई ने कम नहीं की, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की है। क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह आर्टिस्ट हैं, देखिए अब आपको पोस्टर बनाना है, ग्राफ़िक बनाना है, तो वो आराम से आप बना सकते हो जाके एआई से। लेकिन जो अच्छा डिजिटल आर्टिस्ट है, जो अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, कम नहीं हुई उसकी वैल्यू। तो जो अच्छा काम करने वाला है, जो स्किल्ड और टैलेंटेड, जो रोज़ लर्न भी कर रहा है, सीख भी रहा है और खुद भी एआई यूज़ कर रहा है अपने काम में, वो हमेशा वैलिड ही रहेगा। लेकिन जो बिल्कुल मैनुअल अ, वर्कर था, जिसने 4 साल, 5 साल देखो सीखा ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा था वो बिल्कुल रिप्लेस और आउटडेटेड हो चुका है, आगे होगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स, बी ए जैक ऑफ योर ट्रेड। आपको जो चीज़ आती है उसके अंदर आप एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट भी बने और आगे भी सीखते रहें। अगर आप नहीं सीखेंगे, देखें पहले ये चीज़ हो जाती थी कि मेरा ये तरीका है, मैं ऐसे ही काम करूँगा। बट अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, रोज़ नए प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं। अगर मैं आज ही बोलूँ कि यार मैं इसी बिल्डर के ऊपर बनाऊँगा अपने पूरे लैंडिंग पेजेज़ सब कुछ, लेकिन अगर उससे अच्छा मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं आता वो, तो आपको एक्सपर्ट भी बनना पड़ता है, स्किल्ड भी होना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है, रोज़ इन्वॉल्व करना पड़ता है। हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज़। इफ यू चेक माय यूट्यूब हिस्ट्री, इट विल बी ऑल अबाउट मार्केटिंग, ऑल अबाउट डेवलपमेंट, एआई एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, रोज़ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, रोज़ अपडेटेड रहना पड़ता है। जो अपडेटेड नहीं रहेगा या पुरानी अपनी जो है टेक्निक यूज़ कर रहा है, वो आउटडेट होके बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगा और दुनिया में शुरू से होता हुआ आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे पहले जो है वो कोई और टेक्नोलॉजी थी जिसने लोगों को रिप्लेस किया। इट्स हाउ इट हैज़ बीन। अच्छा, मैं हमेशा से एक बात मेंशन करता हूँ कि इन सम टर्म्स जो हमारे लिए नॉलेज है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली टू एजुकेशन। एजुकेशन ज़रूरी है कि आप एक अच्छे तरीके से आपको बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन का जिसको हम लोग नाम देते हैं कि प से लेके प से लेके यूनिवर्सिटी तक, वो आप एक सीवी के ऊपर एक चीज़ अच्छी रखते हैं, बट आपके पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि जब आप बैठो तो आप बात कर सको इन चीज़ों के बारे में। देखिए फॉर्मल एजुकेशन भी नॉलेज ही आपको दे रही होती है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फेसबुक एड्स करते हैं, तो उसके अंदर कॉपीराइटिंग का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉपीराइटिंग। अब रही सिर्फ़ राइटिंग गई है, कोई भी जाके ऐड चला सकता है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं रही उसके अंदर। एवरीवन नोज़ हाउ टू डू इट। ठीक है, हर घर में अब एक बंदा है जो उसको फेसबुक ऐड चलाना सामने आता है। बटन आ रहा होता है बूस्टर। कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन एक अच्छा मार्केटर क्या कर रहा होता है, वो कॉपी के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, डिफरेंट एंगल्स टेस्ट करता है कॉपी के, हेडलाइन्स के 10-10 वेरिएबल टेस्ट कर रहे होते हैं हम लोग।
जो टेक्स्ट ऑन इमेज होता है उसके 5 वेरिएबल टेस्ट कर रहे होते हैं, जो हुक होता है उसके 10। अब उसके फ्रेमवर्क्स हैं कुछ, ठीक है, कॉपी राइटिंग के फ्रेमवर्क्स हैं, पैच फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम, एजुटेशन, सोल्यूशन, या फिर 4 पीस हैं, बहुत सारे जो हैं इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं। ये फ्रेमवर्क्स मैंने यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे, तो मुझे आते हैं, नहीं पढ़ता तो नहीं आते। वही बात है कि कोर्सेज से, यूट्यूब पे, हर जगह आपको टूल यूज़ करना तो सिखाया, आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन जिसको फंडामेंटल आ रहे होते हैं, वो फिर नॉलेज भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो फिर वो वाले कोर, वो वाली चीज़ें कर सकता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की। एक टूल यूज़र जिसको फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना आता है, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना आता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर, और एक पढ़ा लिखा ग्राफिक डिज़ाइनर जिसको एक्सपोज़र होता है, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन भी होती है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एजेंसी का है, किसी चैनल का है, किसी बंदे का काम करने है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग का एक्सपीरियंस है, उसमें और उस ग्राफिक डिज़ाइनर में बहुत फ़र्क होता है। एक जो है वो 40-50 हज़ार रुपये उस पे होता है सैलरी पे, एक जो है 1.5, 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का भी होता है। तो होता दोनों ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दोनों एक ही प्रोग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट होता है स्किल के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो वो इसी वजह से होता है कि उसके पास थ्योरी भी पूरी होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरी होती है और नॉलेज भी पूरी होती है। तो दैट इज़ माय ओपिनियन ऑन दैट। लोग इससे डिफरेंशिएट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही ओपिनियन है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस हैव बीन। बट आशु भाई, देयर इज समथिंग जो कि मैं इसके ऊपर ऐड ऑन करना चाहूँगा। काफ़ी सारी, अब जिस तरह से हम लोग एक बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे बच्चे या कोई भी एजुकेशन से, बेसिक फॉर्मल एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं। तो इसके लिए मैंने जहाँ तक देखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग अब यूट्यूब की तरफ शिफ्ट कर गए हैं टू गेन सम नॉलेज एंड लर्न सम स्किल्स। बेशक आप किसी दूर के गांव के अंदर आप चले जाओ, इंटीरियर सिंध के अंदर, आप तो बेसिकली आपने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई है और आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अब काफ़ी लोग यूट्यूब से भी चीज़ें सीखने लग गए हैं। तो मेरे ख्याल से समवट बेनिफिशियल है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फॉर्मल एजुकेशन विद यू। देखिए, ऑप्शन के ऊपर है। अगर ऑप्शन है आपके पास और आप नहीं करते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं करो। कोई ये नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वही कामयाब होगा जिसके पास है, नहीं। देखें, अगर यू इक्वेट सक्सेस विद मनी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू इक्वेट सक्सेस विद नॉलेज एंड समथिंग एल्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपके पास बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं या बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बड़े ऐसे इलाकों से हैं जिनके नाम भी हमने उनसे बात होने से पहले नहीं सुने थे, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, और उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, ऑनलाइन कोर्सेज से, यूट्यूब से, किस बहुत सारे नाम हैं। अगर एक, जाहिर सी बात है किसी एक का नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं खुद ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, आर एक्सीलेंट एसईओ पीपल, हु आर एक्सीलेंट मार्केटर्स, हु आर एक्सीलेंट अफिलिएट मार्केटर्स, हु आर एक्सीलेंट विद गूगल एड्स, या क्रिप्टो में बहुत आगे होते हैं, या बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड दे बिलोंग टू दोज एरियाज जिनका नाम भी हमने सुना होता, आप जहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल मसले हैं, उन्होंने सब ऑनलाइन सीखा है। तो बिल्कुल कभी भी मैं इस चीज़ को निगेट नहीं करता कि आप नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। मतलब मैंने शायद ही कभी कोई पेड कोर्स किया हो अपने करियर के शुरू में, अब हम करते हैं, क्योंकि अब हमें बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चीज़ नहीं होती यूट्यूब के ऊपर, या हम किसी एक बंदे से सीखना चाह रहे होते हैं, तो वी डू स्पेंड इवन $1,000 ऑन अ मेंटोर और अ कोर्स, और ज्वाइनिंग अ कम्युनिटी, या जो भी है। अब हम लोग करते हैं, लेकिन शुरू में हमने भी सब कुछ फ्री में सीखा। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब। बिल्कुल आप सीखें उससे जाके। अच्छा आशु भाई, पहले हम लोगों ने बात करते हुए आपने एक चीज़ का नाम लिया था, मैं ज़्यादा एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर सकता डिजिटल मार्केटिंग के, कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स का आपने एक नाम लिया था, फनल ऑप्टिमाइजेशन का। फनल ऑप्टिमाइजेशन वो चीज़ है जो कि मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा देर से चल रही है, बट लोगों को पता नहीं है वो फनल ऑप्टिमाइजेशन है। तो आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि फनल ऑप्टिमाइजेशन किस हद तक लोग कर रहे हैं इस टाइम पर, उसका मेन फोकस क्या अच्छा, पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने में आना शुरू है? हुआ, आना शुरू हुई है, बिल्कुल। आना शुरू हुआ है। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द वेस्ट एंड यूरोप फॉर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स, और दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू डू। इसमें इन्फो प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ई बुक्स बिकती हैं, कोर्सेज बिकते हैं, मास्टर क्लास बिकती है। ऑन द फ्रंट एंड आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड आ रहे होते हैं, $2 में बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, $27 में, $37 में। Then there are fitness trainers, then there are coaches, then there are consultants, then there are supplement companies, then there are a lot of industries जो कि फ्रंट एंड पे एक चीज़ सेल कर रही होती हैं, देन दे नीड टू रजिस्टर यू, फिर आपका ईमेल वो जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं, देन दे अपसेल यू, दे डाउनसेल यू, एंड दे हैव अ वन ऑन वन कंसल्टेशन, दे हैव अ मास्टर क्लास। एक हाई टिकट प्रोडक्ट होता है। तो फ्रंट एंड पे आप
$3 की कोई चीज़ खरीदते हो एंड बैक एंड पे यू कंप्लीट विद $10,000 और $3,000 और even more, even it goes to $50,000 $25,000 बैक एंड बिल्कुल आखिरी जो प्रोडक्ट होता है। तो दिस होल थिंग इज व्हाट वी कॉल्ड अ फनल, कि एक यूज़र है जो कि चाहे फ्री में भी आ रहा है, आपको लीड मैग्नेट से आता है, कोई शीट आप दे रहे हो, हम भी ये काम कर रहे होते हैं अपने लिंक्डइन के ऊपर, एंड उसकी पूरी जर्नी होती है कि पहले उसने क्या खरीदा, सेकंड वो क्या चीज़ खरीदेगा, थर्ड क्या चीज़ खरीदेगा, फोर्थ क्या खरीदेगा और एंड में क्या खरीदेगा। उसके अंदर ईमेल ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके अंदर डिफरेंट जो है लैंडिंग पेजेस बनते हैं, डिफरेंट कॉपी राइटिंग होती है, एंड दिस होल थिंग कंबाइंड इज कॉल्ड अ फनल। फिर उसकी अच्छा इसके अंदर डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसकी कॉपीराइटिंग में भी बहुत अच्छा काम है, इसकी मीडिया बाइंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दुनिया में, इसकी ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसकी वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अब दुनिया में। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम है, लेकिन बाकी जगह हो रहा है। तो अच्छा, फिर यू आस्क अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, तो इसी की ऑप्टिमाइजेशन होती है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट बेटर, कि आपका मतलब मिसाल के तौर पे 1000 यूज़र वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, उसमें से कन्वर्ट हो रहा है 10, तो आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, आप क्या क्या करोगे, आप ग्राफिक्स अच्छे करोगे, VSL ऐड करोगे विच इज़ अ वीडियो सेल्स लेटर, आप जो है एड्स में चेंजेस करोगे, आप उसकी कॉपी राइटिंग में चेंजेस करोगे, एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग द फनल टू इंक्रीज मोर कन्वर्जन। दिस इज funnel hacking, funnel optimization. This is everything that has to do with funnels. फनल ऑप्टिमाइजेशन एक अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल में बात करें, जिस तरह से हम लोग ज़्यादातर देख रहे होते हैं, हम लोगों ने कोई दराज के ऊपर प्रोडक्ट ले लिया, वो उसके अंदर नीचे प्रोडक्ट्स और भी दे देता है कि हाँ आप ये वाली प्रोडक्ट ले सकते हो। दैट्स अ टाइप ऑफ फनल। That that is a type of e-commerce upselling या e-commerce cross selling। क्रॉस सेलिंग होती है ये upselling होती है। क्रॉस सेलिंग इज बेसिकली व्हाट यू गिव द एग्जांपल ऑफ दराज डूइंग दिस। अपसेलिंग इज कि आपने एक टी शर्ट अपनी कार्ट में ऐड की, and it gives you an option to add 3 more in 35% discount. It gives you an option to add a trouser, it gives you an option to add a hoodie. That is upselling. अच्छा आशा भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आजकल हम लोग एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं, टीमू के नाम से एक ऐप आ गई है। तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि टीमू बेसिकली किस हद तक दराज को बीट कर सकती है? टीमू है क्या? लोगों ने इसको स्कैम भी करना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर आ गई हैं। बट आप इसके पर्सनली किस चीज़ के लिहाज से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले देखा है दराज का, आप कह सकते हो कोई कंपेटिटर नहीं था इन दिस स्पेस, के वो ऑल इन वन हो और वो वेंडर्स को जगह दे रहा हो कि हाँ आप अपना प्रोडक्ट बेचो। तो टीमू के आने से क्या आपको लग रहा है फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दराज इज नाउ ओन्ड बाय अली एक्सप्रेस। ठीक है, तो वी विल कॉल इट अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पाकिस्तान में दराज के नाम से ऑपरेट कर रहा है, सिंपल टर्म। टीमू इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस। अच्छा, ये बहुत सक्सेसफुल एप्लीकेशन है इन द वेस्ट, इन यूएस इट इज़ वायरल, इट इज़ हाईली सक्सेसफुल। व्हाट इट डज, इट बेसिकली चाइना से डायरेक्ट आप पाकिस्तान में मंगा सकते हो। आई हैव पर्सनली यूज इट। मैं एक ऑर्डर कर चुका हूँ, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब मैंने कोई 20 या 25 हज़ार के और ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि देखिए दैट इज़, हम लोग जब बोलते हैं कि दराज से हम चीज़ मंगाते हैं सही नहीं आती है, ये चीज़ स्कैम है या वो चीज़ ऐसे है, तो दीज आर जस्ट मार्केट प्लेसेस। अगर आप तारे बिल्कुल एक एग्जांपल, इसकी बहुत रेलेवेंट एग्जांपल ये है कि आप माल रोड चले जाएँ या आप मतलब कराची में तारिक रोड चले जाएँ और वहाँ एक दुकान वाले ने गलत चीज़ आपको दे दी, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि तारिक रोड गलत है, क्योंकि वो तो एक जो है मार्केट प्लेस है। उस पर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइटम अपने लिस्ट किए हैं। आपको देखना है कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, कितना पुराना वो सेलर है, नीचे सब उन्होंने दिया हुआ होता है, हर चीज़ उन्होंने दी हुई होती है। लोग अपने जो है वो फ़ोटोज़ के साथ रिव्यूज़ पोस्ट कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आप देखें, हर प्लेटफ़ॉर्म से चीज़ सही आएगी। ये सब चीज़ फिर हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अब्यूज़िव बायर भी है, अब्यूज़िव सेलर भी है, दोनों दोनों पार्टीज़ अब्यूज़िव हैं। तो कुछ यहाँ के भी मसले हैं, कुछ पेमेंट्स के हमारे मसले हैं, कुछ हमें कभी टैक्स ज़्यादा लग जाता है, कुछ हमें डबल चार्ज हो जाता है, चार्जबैक हम लोग नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इटसेल्फ एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म एक बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मार्केट प्लेस है, बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइज़िंग कर रहा है। कोई मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ करोड़ के रोज़ के वो ऐड चला रहे थे, 500-600 एड्स उनके लाइव थे। पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि ऐसी कोई चीज़ है ये। एक नाम की दैट इज़ कॉल्ड बिल्कुल वायरल। उन्होंने जो है वो गए, रोज़ के ऐड चला रहे हैं, हर बंदे को ऐड दिख रहा है, हर प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड चला रहे हैं। तो हर बंदे को पता चल गया, इतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस, इतनी ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन, बहुत बड़ी टीम ने काम किया होगा इसके ऊपर। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लेकिन ये चीज़ जो हमारे व्हाइट लेबल जो स्टोर चलते थे पाकिस्तान के अंदर,
जो लोग चाइना से चीज़ें मंगा कर या ड्रॉप शिपिंग किया करते थे, यहाँ बेचा करते थे, उन पे बहुत हिट आएगा, क्योंकि अब वही चीज़ डायरेक्ट चाइना से आप टीमू से मंगा सकते हो। जो बीच का एक प्रॉफिट था, एक होलसेलर था, एक चाइना में जो है वो क्या बंदा था, फिर पाकिस्तान आता था, यहाँ पे लोग कमीशन रखते थे, फिर ई कॉमर्स, अब वो सारा हट गया, डायरेक्ट अब चाइना के सेलर से मंगा लो, तो वो लोग हिट लेंगे। दराज आई एम नॉट श्योर हिट लेगा नहीं लेगा, आपस में जहाँ कॉम्पिटिशन आता है जिस चीज़ का, उस चीज़ में हमेशा जो है वो एक बेहतरी आती है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आप जो है कंप्लीट करेंगे बेहतर सर्विस देने के लिए। तो ये नहीं है कि एक बंद हो जाएगा एक रह जाएगा, दोनों जो है कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, दैट इज़ माई ओपिनियन। आशुविक, अगर हम लोग इम्प्रूवमेंट के ऊपर देखें तो दराज या टीमू जो भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग चूज़ करते हैं, इसके अंदर मैं जिस चीज़ के ऊपर हमेशा शुरू से इख्तलाफ रखता है उनसे, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हो, मेरे ख्याल में टीमू तो अब आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर आप दराज से आप कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हो, तो आपको सबसे बड़ा इशू यही आएगा कि मैंने यार सामान मंगवा लिया और रिटर्न नहीं हो रहा, और आपने इसको पहले आपने इसको किया प्रोनाउंस कि हाँ ये इशू है, बट इसके अंदर मसला अब्यूसिव सेलर और अब्यूसिव बायर का है। बट इसके अंदर कहीं न कहीं मुझे हमेशा से लगता है कि यार कुरियर कंपनीज़ की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अगर पर्सनली एज़ अ ब्रांड ओनर सोचूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि यार अगर मैं कुरियर कंपनी को सामान दे रहा हूँ, कुरियर कंपनी के पास सामान चला गया, मेरे कस्टमर तक सामान पहुँच गया, मेरी पेमेंट जो-सी है वो मुझे महीने के बाद मिलेगी, और मैंने जो पीछे से स्टॉक ऑर्डर करना वो ऑटोमैटिकली मेरा महीना लेट हो गया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी ऐड ऑन करती हैं। बिल्कुल करती हैं। देखें, अभी डिजिटल जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। अ, इंडिया में हो चुका है एडवांस विद यूपीआई पेमेंट्स एंड विद कार्ड पेमेंट्स, वहाँ एक परसेंटेज बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टोर्स पे 10% का रेशो होगा, द पीपल हु पे विद कार्ड्स और एज़ कम्पेयर टू कैश ऑन डिलीवरी। और छोटे स्टोर्स पे 2-3% भी हार्डली हो सकता है, हो वो 3% 4% होगा। अच्छे प्लेटफॉर्म से अच्छे ब्रांड्स पे ज़रूर अब लोग कार्ड से पे करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऑब्वियसली बिजनेस सेंस में बात करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात करें, अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें, तो वो तो ऑब्वियसली कि आपका पैसा अगर रोल ही 1 डेढ़ महीने बाद हो रहा है तो वो कैश फ्लो का मसला तो आना ही आना है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अदर हैंड ट्रस्ट का भी फैक्टर है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। अभी तक मतलब मैं तो बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरे घर में सिर्फ मेरे पास जो है क्रेडिट कार्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे अब्बू के पास बहुत पुराना है, वो बाहर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये वाला भी फैक्टर है। फिर हमारा डेटा नहीं सिक्योर, हर किसी के पास कॉल्स आती हैं, हर कोई तंग होता है, हर किसी के साथ कोई ना कोई स्कैम हो चुका है। कभी जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया आपके बेटे को, कभी हम इजी पैसों से बात कर रहे हैं, ये है वो है। डेटा सिक्योर नहीं है, बैंकिंग चैनल सिक्योर नहीं है, चार्जबैक का ऑप्शन हमारे पास नहीं है लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑनलाइन पेमेंट मेथड मर्चेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास, कोई बड़ा मर्चेंट अब तक, अब कुछ हैं, पेप्रो है, बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता 3-4 साल में ऑपरेट करना शुरू किया है। लेकिन अच्छे मर्चेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, ये अभी तक नहीं। प्रॉपर इतना बड़ा स्केल पे अभी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अभी तक कोई वो काम नहीं कर सका जो कि होना चाहिए था। तो ये दोनों तरफ से मसला है, बाहर की तरफ से भी है, छर्रे की तरफ से भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, टेक की तरफ से भी है, हर तरफ से मसला है। और ये एक ग्रोइंग मार्केट है जिसमें आहिस्ता-आहिस्ता ही सॉल्व होगा। लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट टू 2020, इफ़ यू कंपेयर इट 22 एंड इफ़ यू कंपेयर 24, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ऐसे ही आता है डिफरेंस। हाँ, हम लोग एक्चुअली जब 2000 हम कह सकते हैं जो ई-कॉमर्स को पूरा बूस्ट लगा वो 2019-20 के अंदर लगा, जब ये कोरोना का टाइम था। काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर शिफ्ट हो गए ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। फिर 2023 के अंदर जाके स्टोर्स वाली कहानी शुरू हुई, जब वो शॉर्ट फोर्सेस आए, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग वगैरह-वगैरह, शॉपिफाई, ईटीसी, सब इसको जाके प्रॉपर एक तरीके से बूस्ट लगा। आज के दिन में अगर एक्चुअली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो स्मॉल ब्रांड्स हैं, जो भी बिल्कुल स्टार्ट आउट करना चाह रही हैं, हम किसी भी चीज़ की बेल्ट ले लें, बेशक क्लोथ्स की एक्सेट्रा, हम हज़ार चीज़ें देखते हैं। तो उनके लिए आपके ज़हन के अंदर क्या चीज़ है कि उनको ऐसा क्या यूनिक करना चाहिए? अगर आज कोई स्टार्ट करे फ्रॉम द वेरी बॉटम हुँ, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हुँ। तो उनको आज किस तरह से उसको स्टार्ट करना चाहिए? अगर आज कोई स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो एक चीज़ है, सब्र रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महीने 2 महीने में कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर डूइंग इट, कीप अ स्ट्रैटेजी, कीप अ थिंग फॉर एट लीस्ट द नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स, उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाएँ, नंबर 1। नंबर 2, फोकस ऑन कंटेंट एज़ मच एज़ यू कैन। पेड एड्स, यूजीसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एवरीथिंग टेक्स मनी, बट क्रिएटिंग कंटेंट डज़न्ट टेक दैट मच ऑफ मनी। कंटेंट के ऊपर फोकस करें, और जितना अच्छा कंटेंट बनाएँगे, जितना कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाएँगे, जितना यूनिक कंटेंट बनाएँगे, उतना ही जल्दी इट विल पिक अप। एक इसमें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक लड़का है ज़ेन इंडस्ट्रीज़ के नाम से।
वो बड़ा यूनिक कंटेंट बनाता है। वो आके जो है वो अच्छा वो क्या करता है, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनकी जो है कॉपी कर रहा होता है, और बड़ा यूनिक उसका स्टाइल है, और वो मेरे ख्याल से फैसलाबाद से या सियालकोट से कहीं से है, एंड ही इज़ वायरल इन द यूएस। ठीक है, क्योंकि एक यूनिक कंटेंट है उसका। ठीक है, कर्नल पाकिस्तानी की मैंने एग्जांपल पहले दी, नया भी आया और ठीक है, ऑल टू ऑल मीम एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी है, कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह काम कर रही हैं, तो नया कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, रादर देन फोकसिंग ऑन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एड्स, फोकस ऑन कंटेंट, गुड ब्रांडिंग, गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, गुड पैकेजिंग, ये सब शॉर्ट करिए, देन फोकस ऑन कंटेंट, और उसके बाद पेड प्रमोशन की तरफ जाएं, एंड देन हायर समवन हु कैन टेल यू अ स्ट्रैटेजी। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये होती है, देखें आप 10 एजेंसी हायर करते हैं, लोग बहुत के काम करते हैं, 15 लोग हायर कर लेते हैं, अलग अलग टीम्स हायर कर रहे होते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, हर 2 महीने बाद एजेंसी चेंज, हर 2 महीने बाद फ्रीलांसर चेंज, हर महीने भी दो लोगों को मैंने करते हुए देखा है, और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि उनके पास एक होल सोल स्ट्रैटेजी होती नहीं है अगले 1 साल की या 6 महीने की। हायर समवन जो आपका जानने वाला भी हो सकता है, जो इतना एक्सपीरियंस हो, जिसको आप डायरेक्ट शायद ना हायर कर सकें, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल और ही और शी विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। जस्ट बुक हिम फॉर एन आवर, 1 डेढ़ घंटा उससे बात करें, उससे एक बेसिक स्ट्रैटेजी ले लें, अगले 6 महीने के स्टेप्स ले लें, 3 महीने के स्टेप्स ले लें। अब हम लोकल बिजनेस में, जैसे मैं खुद काम नहीं करता, ठीक है, आई कंसल्ट फॉर अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स ब्रांड जिनकी सेल 2 ढाई 3 से ऊपर की सेल्स हैं, जिसमें स्ट्रीट वेयर भी है, जिसके अंदर जो है वो आपका ये होम एंड किचन की भी जो है कैटेगरी है, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो वो यही कर रहे होते हैं कि दे बुक अ कॉल फॉर एन आवर, दे आस्क अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आई गिव अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, 6 महीने की स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी के साथ बैठ के वो ले लें, और देन हायर एनी एजेंसी, हायर फ्रीलांसर्स, हायर अ टीम एंड जस्ट इम्प्लीमेंट इट। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, आशा भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा था। आपने जो अपना बिज़नेस है बेसिकली उसको आपने ज़ीरो से लेकर $8 मिलियन तक आपने उसके ऊपर एड स्पेंडिंग पे उसको बढ़ाया है। तो इसके पीछे आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या थी जो आपने की? और सेकंड सवाल कि आपने इसके अंदर कौन-कौन सी हार्डशिप्स को फ़ेस किया? मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने हार्डशिप्स को, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल बिज़नेस को थोड़ी-सी चीज़ों को फ़ेस करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। इट्स हार्ड होता है काफ़ी चीज़ों से। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि मैंने किन-किन चीज़ों को फ़ेस किया, और उसके बाद आपकी एडवाइस क्या है कि इफ समवन इज़ फेसिंग दोज़ सेम थिंग्स और एनीथिंग, तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, 8 मिलियन इज माय टोटल पोर्टफोलियो इन मीडिया बाइंग, नॉट माय बिजनेस फॉर नहीं, नॉट रेवेन्यू, बट देखिए मीडिया बाइंग का अपना एक पोर्टफोलियो होता है कि इतने एड्स अब तक आप चला चुके हैं। इट वाज 8 मिलियन अराउंड वन ईयर अगो, नाउ ऑब्वियसली इट्स मोर। तो बस अब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको फ्लेक्स करने की, तो वो कर लिया, जब तक गिन रहे थे तब तक गिन लिया। अच्छा, तो दैट बीइंग करेक्टेड, हार्डशिप्स यार, ऐसे देखो बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, फेलियर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, एक दो नहीं है, मतलब कोई 10 या 15 फेलियर्स होंगे। ठीक है, एंड आई स्टिल लव टू फेल, मतलब मैं अभी भी जो है वो कुछ भी शुरू कर सकता हूँ, और चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। मतलब अपना सीन ये है, ये नहीं है कि बस बिल्कुल रोने बैठ गए कि यार ये चीज़ नहीं, मतलब बहुत सारे लोग होता है, यूट्यूब शुरू किया नहीं चला, कोई बिजनेस, कोई ई कॉमर्स स्टोर शुरू किया नहीं चला, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, या वो फिर नेक्स्ट चीज़ शुरू नहीं करते। सही है, तो इनसे सबसे पहली चीज़ है कि फेलियर से नहीं रखना चाहिए आपको, अगर नहीं चली कोई चीज़ कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलेगी। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखोगे, जितने बड़े लोग देखोगे, इफ़ यू टेक देम एज अ मोटिवेशन, सबके 20-20 फेलियर्स होते हैं पीछे, 15-15 फेलियर्स होते हैं। तो वो उनका होता ही है कि वो उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यार ये गलती आज मुझसे हो गई है, अब नहीं करनी। स्पेसिफिकली मीडिया बाइंग का अगर आप पूछते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी फेल्ड भी कैंपेन्स होती हैं। मैं आज तक ये क्लेम नहीं करता कि मैं हर बिज़नेस जो मेरे साथ काम करेगा या कंपनी के साथ काम करेगा, वो हम लोग सक्सेसफुली कर सकते हैं उसको। मतलब मेरे हिसाब से शायद 30%, 40% हर मार्केटर फेल होता ही होता है। 100 एंड 100 हो ही नहीं सकता। कोई भी प्रोडक्ट 100 आउट ऑफ 100 चांसेस होते ही नहीं है कि चले। बाज़ दफ़ा आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी नहीं लीड जनरेशन हो रही होती, क्योंकि वो सर्विस या वो एरिया या उस वक़्त वो सर्विस लोगों को कम चाहिए होती है, या फिर क्लाइंट एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं दे रहा, क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं आपके पास, टाइम फ्रेम कम है, बजट कम है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी जो है फेलियर स्टोरीज़ भी हैं, जिसके अंदर नहीं रिज़ल्ट आ सके, या क्लाइंट का चर्न रेट बहुत होता है। हमारी फील्ड के अंदर चर्न रेट एक चीज़ होती है कि क्लाइंट आपके पास कितने महीनों तक चल रहा है, रिन्यूअल रिकरिंग दे रहा है आपको, मतलब बहुत सारे इस पे, मतलब अपनी फील्ड के हिसाब से मैंने बता दिया। चर्न रेट इज़ डेफिनिटली समथिंग एल्स, एंड इट डज़ मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स।
लेकिन चर्न रेट बहुत हाई होता है मार्केटिंग एजेंसीज का और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। जो बोलता है हमारा नहीं है, वो मतलब मेरे हिसाब से गलत ही कह रहा है शायद, क्योंकि चर्न रेट होता है। हाँ, अब जाके वो बहुत अच्छा चर्न रेट हमारा बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब हम बहुत सेलेक्टिव क्लाइंट्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं, जिस पे वी आर 80 to 90% श्योर दैट वी विल बी एबल टू डू इट। हम लोग उनके साथ नहीं काम कर रहे होते जिनका हमें पता होता है कि यार ये नहीं चलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। हम उनको एडवाइस कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन एज अ क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं कर रहे होते, क्योंकि इट डज वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ मी एंड माई टीम एज वेल। तो ये चीज़ होती है कि चर्न रेट आपका बहुत है होगा। हर बिजनेस में अपनी कम्युनिटी में भी बात सिखा रहा होता हूँ, सेशन में भी सिखा रहा होता हूँ कि यार नॉट एवरी क्लाइंट इज़ योर क्लाइंट। एज अ फ्रीलांसर, एज एजेंसी, नॉट एवरी क्लाइंट विल बी योर क्लाइंट। आप हर किसी के साथ काम हो सकता है, कोई और बंदे से फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर रही उसका टेम्परेमेंट अलग है, आपका टेम्परेमेंट अलग है, वो जो बजट दे रहा है आप उसमें काम कर सकते हो सकता है आप नहीं कर सकते, कोई और कर सकता है। तो या तो आप उसको अंडर सेल करोगे या आप उसको ओवर सेल करोगे, दोनों चीज़ें गलत हैं। ओवर सेलिंग करोगे वो कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे सेल्समैन हो, आपने कन्वर्ट कर दिया तो आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाओगे। अंडर सेल कर दिया तो आपका ही नुकसान है। ये सारी चीज़ें सीखते सीखते आपको 5 6 8 साल लग जाते हैं कि कौन सा वो क्लाइंट है जो मैं काम कर। अब हमें पहले ही प्रिडिक्शन होती है हमारी, साथ बैठे हुए होते हैं, जब मैं और मेरा पार्टनर है हम लोग साथ बैठे हुए होते हैं, हम लोग अक्सर प्रिडिक्ट कर देते हैं अभी ये बात बोलेगा, अब ये करेगा, अब ये करेगा, अब देखना अगले महीने ये कर देगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया। तो यही चैलेंजेस आते हैं जो कि टाइम के साथ साथ ही आप सीख सकते हो। एक्सपीरियंस होता जाता है, जो आप एड्स भी सीखते जाते हो, आप क्रिएटिव भी सीखते जाते हो, आप ग्लिचेस भी सीखते जाते हो। आप जब डाउन होता है, जब आप जो है पैनिक नहीं कर रहे होते, मतलब नया फ्रीलांसर होता है, जैसे ही फेसबुक एड मैनेजर डाउन होता है बिल्कुल पैनिक हो जाता है वो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई अल्लाह ना करे कोई हैकिंग हो गई आपके साथ, आप बिल्कुल पैनिक हो जाते हो। एक्सपीरियंस में आप 10 दफ़ा वो चीज़ देख चुके होते हो, तो आप बहुत ईजिली उसको जो है टैकल कर लेते हो। तो ये सारी हर्डल्स और ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, आशु में हम लोगों ने प्रीवियसली बात की, कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा है वो किस तरह से एंटर कर सकता है उस स्पेस के अंदर। मेरा एक बड़ा जेन्युइन किस्म का सवाल है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि अब ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीलांसिंग मैं कब करूं, फ्रीलांसिंग किस तरीके से होगी। हुँ। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अब तो, फ्री फाइवर तो मोस्ट पॉपुलर, अपवर्क, उसके अलावा प्रो टाइम, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। बट जो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप किसी को आज कहें कि हाँ यार तुम इस जगह से शुरू कर सकते हो, हुँ। तुम इधर से ग्रो करोगे आराम आराम से, तो आप कौन से स्टेप्स उसको बताएंगे टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंटेल और गेट लोकल क्लाइंटेल। अच्छा, इत्तेफ़ाक की बात ये है कि आजकल इसी के ऊपर हमारी एक जो है मास्टर क्लास भी चल रही है, व्हिच इज़ हाउ टू हंट क्लाइंट एज़ अ फ्रीलांसर और एजेंसी। तो उसके अंदर हमारा जो अभी रिसेंटली, मुझे नहीं पता है कब रिलीज़ होगा, बट अभी तक एक सेशन हुआ है। इट इट वाज़ हाउ टू क्राफ्ट योर किलर ऑफर। उसका ज़ाहिर-सी बात है वो 2 घंटे का सेशन है, तो उसको मैं इसमें नहीं वो कर सकता, लेकिन उसका मतलब ये था कि आप अपनी ऑफ़र कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक बेसिक एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें भी दी थी कि इफ़ यू आर अ गूगल एड स्पेशलिस्ट और इफ़ यू आर अ गूगल एड फ्रीलांसर, देन यू क्राफ्ट योर ऑफर दैट आई विल जनरेट दिस अमाउंट ऑफ लीड्स इन दिस अमाउंट ऑफ मनी और आई विल डू दिस इन दिस अमाउंट ऑफ मनी। ऐसी एक ऑफर आपके पास होनी चाहिए। देन यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग दैट यू वांट। सेलेक्ट 2 चैनल्स। मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये बात, और ये मेरी बात नहीं है, इट इज़ सेड बाय एलेक्स हरमोज़ेई, आई एम श्योर एनीवन डिजिटल मार्केटिंग, यू नो हिम। बड़ी अच्छी उसकी एक बात थी कि देयर आर ओनली 3 और 4 वेज़ टू जनरेट लीड्स। One is either make 100 minutes of content a day, either it's make spend $100 a day on paid advertising, send 100 cold emails or DMs a day, एंड द अदर वन इज़ अफिलिएट और रेफरल्स, वो बाद में जाके चीज़ आती है। लेकिन यही 3 तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, चौथा तरीका कोई नहीं बना आज तक। तो अगर अब कोई शुरू करना चाहता है वो बिल्कुल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाए। हम लोग उस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। बिल्कुल किया है हमने, काम किया है वेयर ऑन और प्लेटफॉर्म। तो 1 या 2 प्लेटफ़ॉर्म्स आप हमेशा ऐसे रखें इन व्हिच यू स्पेशलाइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इट्स फाइवर, अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं व्हिच इज़ अ वन टाइम डिलिवरेबल, देन यू गो टुवर्ड्स फाइवर, यू गो टुवर्ड्स अपवर्क, पीपल पर आवर, बहुत सारे हैं अब तो, फ्रीलांसर.com है, बहुत सारे और भी अब नए-नए आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई 1 या द 2 प्लेटफ़ॉर्म जब अपने फिक्स रखें, जस्ट अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, किस तरह काम करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा चलती है, 2 प्लेटफ़ॉर्म बेसिक रखें और बाकी देन फोकस्ड ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा आशा भाई, इसके अंदर मैं यकीन करता हूँ कि हम लोगों की आपकी जो सी पूरी सी, एक आप जिसको कह सकते हो पोर्टफोलियो, इसके अंदर ज़ीरो से लेके जिस भी अमाउंट तक आप लोगों ने मार्केटिंग की है, आपका एक्सपीरियंस गेन हुआ,
उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स इस तरह के आए होंगे जिसके अंदर आपको याद रहा होगा कि हाँ यार ये वाला क्लाइंट मुझे याद रहा था। तो आज हम ज़रा, अगर आपके पास टाइम है, तो हम पहले क्लाइंट जो आपने लैंड किया था इंटरनेशनल और लोकल, उसके बारे में अगर हम जानते हैं। यार एज सच बड़ा टाइम हो गया अब तो लेकिन पहला क्लाइंट शायद जहाँ तक मुझे याद है इट वाज अ रेस्टोरेंट इन बोर्ड बेसन, बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, वो पहला क्लाइंट था हमारा लोकल का, मार्केटिंग का। उससे पहले वीडियो और फोटोग्राफी हम लोग करते थे तो वो एक डिफरेंट क्लाइंट पेज था, लेकिन मार्केटिंग का सोशल मीडिया, अच्छा उसकी भी वीडियो ही हम लोग करने गए थे। बट देन वो जो बनते थे डीवीसी टाइप के फेसबुक वाला जो नहीं है, तो वो करने गए थे। देन उस वक्त हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की थी, देन हमने उसी को कहा कि यार आप ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह हमसे करवा लो। तो दैट वाज द फर्स्ट लोकल क्लाइंट। और इंटरनेशनल जो मेरे ख्याल से पहला क्लाइंट था, इट वाज अ विंडो रिपेयरिंग बिजनेस, जो विंडोज़ वगैरह ठीक कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं इन यूके। और वो क्लाइंट तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल तक उसने हमारे साथ काम किया, अभी भी ऑन एंड ऑफ कुछ प्रोजेक्ट्स वो में देता रहता है। तो वो इंटरनेशनल का पहला क्लाइंट था और ये जो है मार्केटिंग का लोकल का पहला क्लाइंट था। अच्छा आशु भाई, इसके अंदर एक चीज़ है जो कि पिछले ना, हम कह सकते हैं 2 साल से बड़ी ऑन हुई है, कॉल सेंटर्स, कोल्ड कॉलिंग, जो ये कॉल्स कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? और इसके अंदर एक बड़ी अजीब चीज़ मैं देखता हूँ कि ये ना हर एक चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं। मतलब कंपनी होगी सोलर इंस्टॉल करने के लिए, उनको क्लाइंट कह रहा है यार मैंने अपना गार्डन मूव कराना है, वो कह रहे हैं हाँ हाँ हम कर देंगे। तो इसका क्या सीन अच्छा देखें, 2 चीज़ें हैं। कोल्ड कॉलिंग इज़ बेसिकली फॉर कोल्ड कॉलिंग कैन बी फॉर एनीथिंग। आप मार्केटिंग सर्विसेज बेचने के लिए, आप एचवीओसी सर्विसेज, सोलर, रूफिंग, व्हाटएवर इट इज़, उसके लिए भी कोल्ड कॉलिंग होती है। कोल्ड कॉलिंग इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ लीड जनरेशन और अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग अ क्लाइंट। जैसे पेड एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है, कोल्ड कॉलिंग जस्ट अनदर मेथड। कॉल सेंटर में फिर हम लोग आते हैं तो उसकी 2 इंडस्ट्रीज़ हैं। वन इज़ द बीपीओ साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आप, जैसे मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है यूएस का, उसका जो कॉल सेंटर है कस्टमर सपोर्ट, वो पाकिस्तान में। फूड पांडा का, बहुत सारी दुनिया में जहाँ फूड पांडा एग्जिस्ट करता है उसका कस्टमर सपोर्ट यहाँ से चलता है। दैट इज़ द कस्टमर सपोर्ट और बीपीओ साइड ऑफ थिंग्स। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मेरे ख्याल से एटी&टी का भी शायद यहीं पे कराची में, एक ही बहुत बड़ी कंपनी है, 2-2.5 हज़ार बंदे उनके पास ये सारी कैंपेन्स होती हैं। दैट इज़ अ लेजिट वर्क, दैट इज़, और वो बड़े यूएस स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रही होती है कंपनीज। द अदर साइड ऑफ कॉल सेंटर इज ऑब्वियसली द स्कैम साइड ऑफ थिंग्स, जो कि यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर कार्डिंग है, एलआई है, जिसके अंदर ये स्पेक्ट्रम के स्कैम है, एनर्जी कंपनीज के स्कैम है, दैट इज जस्ट स्कैमिंग। तो वो आप बेसिकली बहुत सारे तरह के उसमें स्कैम हैं, डिग्रीज हैं, पूरी दुनिया को पता है क्या है क्या नहीं है। तो वो एक अलग साइड ऑफ थिंग्स है। तो अगर कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी साइड पे काम कर रहा है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिट साइड पे काम कर रहा है। तो ये है पूरा इस वक्त जो चल रहा है। एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है बेसिकली, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आशा भाई, हम लोग एक बड़ा ना इलॉजिकल थिंग हम लोग सोचते हैं कि जो वॉलमार्ट जैसी जो कंपनी है, जेस जैसी जो कंपनी है, इनके अपने ऑफिसेज हैं, इनके अपने कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, जो मेरे ख्याल तक या जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल गलत है कि ज़्यादातर अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रहे होते हैं दूसरी कंपनीज को। एक कंपनी जिसको हम लोग जानते भी हैं, कराची में बहुत बड़ा नाम है, इस तरह की कंपनीज को आउटसोर्स किया जाता है। तो ये वाली कंपनीज़ बेसिकली वर्क किस तरह से कर रही होती हैं, या क्या इनके अंदर चल रहा होता है? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि इन कंपनीज़ के अंदर हायरिंग ऑलवेज़ ऑन होती है। कभी इन कंपनीज़ के अंदर हायरिंग ये नहीं हुआ कि यार हमें हायरिंग की ज़रूरत नहीं, ऑलवेज़ ऑन हायरिंग। इसका क्या सीन है फिर? यार ये बेसिकली आउटसोर्सिंग कर रही होती हैं यूएस की कंपनियां, नॉट ओनली कस्टमर केयर और कस्टमर सपोर्ट, बट अकाउंटिंग भी आउटसोर्स हो रही है। मेरा एक दोस्त काम करता है इन यूएस कंपनी विच आउटसोर्सेज देयर अकाउंटिंग इन पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स होती हैं। ऑलवेज ऑन हायरिंग इस वजह से होती है क्योंकि इनके पास नई नई कैंपेन्स होती हैं। चर्न रेट इन कंपनीज का, एम्प्लॉय और टैलेंट चर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनके अंदर ए लेवल्स के बच्चे मिलेंगे आपको, इंटर के बच्चे मिलेंगे आपको, विच हैव टू मूव ऑन इन देयर लाइफ्स। उनकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है या वो बाहर चले जाते हैं या मूव ऑन देयर कैरियर्स। तो इनके अंदर चर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ का। इस वजह से दे हैव ऑलवेज ऑन हायरिंग, क्योंकि इट्स नॉट अ परमानेंट कैरियर एनीवन वुड चूज फॉर। एक टाइम बीइंग के नहीं कैरियर होता है कोई। आपने ऐसा नहीं सुना होगा 15 साल से एक ही कॉल सेंटर में बंदा काम कर रहा है, वो बैंक में कर रहा होता है, किसी मल्टीनेशनल में कर रहा होता है, नॉट इन कॉल सेंटर। तो वो चर्न रेट की वजह से इनकी ऑलवेज ऑन हायरिंग होती है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे नई कैंपेन्स आती हैं, ईच कंपनी ग्रो एट अ वेरी फास्ट एंड अ वेरी रैपिड रेट, क्योंकि वो कॉस्टिंग का बहुत डिफरेंस आता है। तो इस वजह से इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं हर वक्त। अच्छा, अगर हम लोग इसको एक काइंड ऑफ और जॉब के अंदर कंसिडर करें तो हम्म। गलत होगा या ठीक होगा आपके?
यस। यार अगर स्किल वाइज आप कंसिडर करेंगे कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो और जॉब तो नहीं, और जॉब इज़ बेसिकली, मैं तो हर किसी जॉब को भी और जॉब नहीं समझता, दैट इज़ माय ओपिनियन, जॉब इज़ अ जॉब। बात ये होती है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि पाकिस्तान में हम और जॉब समझ रहे होते हैं। टैबू बन गया है। हाँ, लेकिन वही बच्चा जब बाहर जाके वही जॉब कर रहा होता है तो उसको फ़ख्र होता है। $15 कमा रहे हैं। हाँ, कि भाई मेरा तो भाई वहाँ है, मेरा बेटा वहाँ है। तो ये डिफरेंस है, वो सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। तो और जॉब तो नहीं, हाँ, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड जॉब नहीं होती। अगर आप इंजीनियर हो और आप वहाँ काम कर रहे हो तो इट वोंट हेल्प यू इन योर कैरियर, यू कैन नॉट राइट इट ऑन योर सीवी, यू कैन नॉट शो इट एज अ पोर्टफोलियो, इट वोंट हेल्प यू इन योर कैरियर एनीवेयर। हाँ, फॉर मेकिंग मनी टाइम बीइंग व्हाइल यू आर स्टडिंग, if you have a good English, if you have you can talk well, you can chat well, whatever it is, then go for it. It's better than working somewhere else where would they would definitely pay you less. अच्छा आशा भाई, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि आपने काफ़ी ज़्यादा आपका एक एक्सपीरियंस रह चुका है इस फील्ड के अंदर, आपके लिहाज से कि अ, एक व्हाट्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट मार्केटर एंड अ गुड वन, जो अगर कोई बिजनेस ओनर हमारी पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसने जज करना है कि हाँ यार, ये वाला मार्केटिंग जो सा एजेंट है, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा अगर फेक क्लेम्स हैं प्रोबेबली कि हाँ मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो किस तरह से जज कर सकता है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इस फील्ड के बारे में इतनी ख़ास नॉलेज है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ग्रेट मार्केटर वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर बिजनेस, वो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स को पहले समझेगा, उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग आपकी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ स्टोर और अ प्रोडक्ट दैट यू नीड टू सेल, तो वो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स को भी समझेगा। वो जो है वैनिटी मैट्रिक्स पे फोकस नहीं करेगा कि यार सीटीआर बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखें 50 साल लोगों ने वीडियो देख ली, ये देखें आपका जो है ये वाला सीपीएम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बस सेल नहीं हो रही। वो फोकस करेगा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स के ऊपर, वो आपसे आपकी प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, वो आपसे आपके डिलीवरी चार्जेस पूछेगा, वो आपसे क्रॉस सेलिंग की बात करेगा, वो आपसे कार्ट साइज इंक्रीज करने की बात करेगा, वो आपसे ऑर्डर बम्प्स की बात करेगा, वो आपसे डिफरेंट चैनल्स को टेस्ट करने की बात करेगा। टेस्टिंग करके वो नंबर आपको देगा, वो कभी आपको हवा में नहीं तीर चलाएगा कि यार मैं जो है वो 2 लाख पे 8 लाख की सेल ले आऊँगा, या मैं 5 लाख स्पेंड करेंगे तो 25 लाख की सेल ले आऊँगा। ये सब क्लेम्स होते हैं। वो टेस्टिंग करेगा कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेहतर है, फेसबुक पे अच्छा रिस्पॉन्स है, स्नैपचैट पे है, टिकटॉक पे है, गूगल पे है, आपका प्रोडक्ट कहाँ अच्छा जो है रेज़ोनेट कर रहा है। तो वो इस तरह से काम करेगा, और जो ऑर्डिनरी होगा वो सिर्फ़ आपसे ये बोलेगा इतने पैसे मुझे दे दे, मैं आपके लिए इतनी सेल ले आऊँगा। बिज़नेस इकोनॉमिक्स के ऊपर कभी बात नहीं करेगा, यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसको पता ही नहीं है ऑब्वियसली, तो वो कर भी नहीं सकता। तो ये डिफ़रेंस होता है एक मेरे ओपिनियन में एक गुड और ग्रेट मार्केटर के बीच में। नेट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली जो मार्केटर है वो आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को समझता है और उसके बाद आपके लिए भी चीज़ डिज़ाइन करता है कि हाँ, हम इस प्लान के ऊपर इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हालाँकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा या अनएक्सपीरियंस्ड होगा या न्यूबी होगा, वो आपको ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर क्लेम करेगा कि हाँ, मेरे पास सेल्स इतनी है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं आपको ये ऑफ़र्स देता हूँ। तो ये चीज़ें ज़रा इस चीज़ के ऊपर डिफरेंशिएट करती हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग अगर बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स के ऊपर जा रहे हैं, आपके ख़्याल से स्पेसिफिकली किन बिज़नेसेस के लिए शायद आप कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग प्रेफ़रेबल है, और किन टाइप के बिज़नेसेस के लिए आप कहते हैं कि यार शायद वर्क करे, शायद वर्कआउट ना करे? ये इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? यार देखिए, ऐसा कोई बिज़नेस अब नहीं बचा जिसके लिए वर्कआउट ना करे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज़ भी आती हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स रह चुके हैं व्हिच आर वर्किंग फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 साल पुरानी कंपनी है, 40 साल पुरानी कंपनी है, और उनकी कोई वेबसाइट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन बिज़नेस में आ चुकी है, देयर फादर्स हैव रिटायर्ड, देयर फोरफादर्स हैव रिटायर्ड, तो अब वो चाहते हैं कि अब हमारा एक डिजिटल प्रेज़ेंस हो, मेंटेनेंस हो। सो व्हेन इवन देखें, अगर आपकी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, हाय ज़बरदस्त काम कर रही है वो, प्रॉफ़िटेबल भी है, एंड आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिक ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनकी डिजिटल प्रेजेंस होती है, तो व्हेन दे आर हायरिंग, व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू टैलेंट, व्हेन दे आर लुकिंग टू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट, तो न्यू टैलेंट देखता है कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस कैसी है। ये बिल्कुल कोर उन बिजनेस की बात की है जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता मार्केटिंग से। बाकी जो कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली, अगर कोई होलसेल में भी काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा है इवन, उनको भी ब्रांड अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए होती है, एंड द बेस्ट वे नाउ एंड द मोस्ट चीपेस्ट वे नाउ इज़
rather than if you do it on TV or newspaper or every conventional media is now social media और digital marketing। तो ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसके लिए नहीं काम कर रहा होता। और अगर आप मुझसे पूछते हैं प्रेफर्ड किस बिज़नेस के लिए है, तो हर बंदा जिसको या तो सेल्स चाहिए या लीड चाहिए उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। इवन एज अ प्रोफेशनल आपको, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपका बेसिक बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब मैनेज होना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, व्हेन यू अप्लाई फॉर एनीथिंग दैट हैज़ अ ह्यूमन, वो अब नेचुरल टेंडेंसी हो गई है कि आपका लिंक्डइन जाके चेक करेगा हर रिक्रूटर। अब अगर एक बंदा है जिसका बिल्कुल खाली पड़ा है उसका, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसने अप्लाई किया, और एक बंदा है हु हैव अ नीट एंड क्लीन प्रोफाइल एंड नीट एंड क्लीन सोशल मीडिया चैनल्स, और तो एक रिक्रूटर एज अ रिक्रूटर आप मुझे खुद बता दो कि आप किसको थोड़ी बहुत प्रेफरेंस दोगे, चाहे वो 5% ही हो, चाहे वो 2% ही हो, तो आप उसी को प्रेफरेंस दोगे जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ हुआ है, जिसने अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, और वो 2% का एडवांटेज भी अगर आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट टेक इट। इसके अंदर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादातर जो भी चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं, बेशक हम लोग किसी स्टोर पे जा रहे हो, किसी मार्केट में, मैं भी अगर सदर के अंदर जा रहा हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल है, सदर के अंदर भी मैं जाके अगर 10 दुकानें देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ रहेगी ज़रूर कि हाँ यार, इस शॉप का मैंने किसी न किसी वीडियो के अंदर देख लिया था, उसके अंदर वो ये बता रहा था, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो कहीं न कहीं आपको उसका फ़ायदा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसका बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है, या ऐसा नहीं है आपको उसका बिल्कुल ही नुकसान नहीं है। आशिफ भाई, अगर हम लोग आज के टाइम के ऊपर देखें, तो आज से अगर हम लोग कंपेयर करें 2020 को, तो कितना का आपके ख्याल के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर चेंज आ गया कि जी 2020 के अंदर इतने परसेंट बिजनेसेस अपने आप को ऑनलाइन करना चाहते थे, आज 4 साल के बाद इतने परसेंट बिजनेसेस अपने आप को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। यार देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो कोविड का था। उसने जो डायनामिक्स दुनिया में 10 साल में चेंज होने थे, वो उसने 1 डेढ़ साल में कर दिया। नाउ द इवन अ लॉट ऑफ लेगेसी ब्रांड्स, जैसे पहले, अच्छा मेरा एक आदत थी कि मैं ना कैश नहीं रखता अपने पास, तो मुझे नहीं आदत कि मैं कैश रखूँ, मेरे पास बहुत कम कैश होता है, बट आई प्रेफर ऑनलाइन के यार कार्ड से हो जाए, ऑनलाइन ले लो। तो अब जो इवन पान वाला है मेरा, वो भी ऑनलाइन जो है पैसे लेता है। ही हैज़ अकाउंट इन वन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस बैंक, और उसको जो है पैसे आप कर सकते हो। तो अब तो सबको ही समझ में आ गया है कि भाई यही है, आगे इसी का सीन है, और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ये सब कोविड में ही हुआ है। कोविड में लोगों को, अच्छा फिर उसमें हुआ है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको आदत थी हर चीज़ जाके लेने की, या जाकर खाने की, या जाकर एक्सपीरियंस करने की। उनको भी मजबूरी के तौर पे ऑनलाइन एक्सपीरियंस करना पड़ा। जब उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा, जब उनको समझ में आया कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो जो है कन्वीनियंट है। So now, for example, if you take my mom, for example, she will never online into order anything online in 2020, but now she does it all the time. तो ये डिफरेंस आया बहुत ज़्यादा। तो अब इफ़ यू कंपेयर बिजनेसेस, तो उस वक्त अगर 10 में से 3 बिजनेसेस होंगे, तो अब 10 में से 9 बिजनेसेस हैं। 1-2 नहीं है, वो अपनी जिद की वजह से नहीं है, ऑब्वियसली उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 8 या 9 बिजनेसेस आप जाना चाहते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी रख रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके फेसबुक के ऊपर एक बेसिक प्रोफाइल फ़ोटो के साथ ही बिल्कुल ऐसे एग्ज़िस्ट। एग्जिस्ट करते हैं। आशु भाई, हम इस क्वेश्चन के साथ एंडिंग नोट्स के ऊपर चलते हैं। अगर आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि कोविड ने हमारे लिए ज़्यादातर प्रोज लेके आया, हमारे लिए कॉन्स लेके आया, तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन क्या है कि यार इसके ये प्रोज थे, ये कॉन्स थे, और मुझे ये इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल इसकी ये साइड लगती है। यार प्रोज एंड कॉन्स तो देखें, डिपेंड करता है आपकी, आप किस काम में करते हैं। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते थे तो तबाही थी आपके लिए। अगर आप एक एयरलाइन वर्कर थे तो तबाही थी आपके लिए। अगर आप एक फिजिकल बिजनेस करते थे तो तबाही थी आपके लिए। आपका एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो कि फिजिकल जो है लोकेशन पे डिपेंडेंट था, तो तबाही थी आपके लिए। हाँ, बहुत सारे लोगों के छक्के भी लगे, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने टैलेंट एक्वायर कर लिया, बहुत सारे लोगों ने नई स्किल सीख ली, बहुत सारे लोगों ने एक नई साइड ऑफ थिंग्स सीखी। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हेल्थ एंड फिटनेस आर वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्रीज इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। बहुत सारे लोगों ने नए करियर पाथ अपने चूज़ कर लिए। हमारा एडवांटेज ज़्यादा था कि बहुत सारे बिजनेस अब ऑनलाइन होना चाहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज वर्क इन आवर फील्ड, बट कंपटीशन भी बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन 2 साल में बहुत सारी स्किल्स हासिल कर ली जो कि बहुत कम लोगों के पास थी। तो कौन सो थे, ऑब्वियस सी बात है कि एक वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी चीज़ हुई, तो उसके कौन से इकनॉमी अब तक हिट है, अगले 1 डेढ़ साल तक और प्रेडिक्शन है कि डाउन ही रहेगी। लेकिन उसके प्रोज़ अगर आप देखते हैं, तो इट पीपल बिकेम मोर हेल्थ कॉन्शियस, पीपल बिकेम मोर फिटनेस कॉन्शियस,
पीपल बिकेम मोर स्किल कॉन्शियस कि जो लेगेसी बिजनेस थे जिनके 10 साल में 20 साल में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार क्या हुआ अगर मतलब इतने बड़े बड़े काम थे उनके, उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बंद भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इट गेव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस दुनिया को, दुनिया की जो टेक थी उसको, या जो टेक अवेयरनेस थी खास तौर पे उसको एकदम से 10 साल बाद जो चीज़ें होनी चाहिए वो खींच के 1 साल में रख दी उसने। दैट इज़ माय होल ओपिनियन ऑन इट। मतलब एक तरीके से अच्छा भी हुआ, कुछ बिज़नेसेस के लिए बुरा भी हुआ, बट ज़्यादातर अगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो मेरे ख़्याल में इन अ पर्सनल ओपिनियन काफ़ी हद तक चीज़ें जो-सी थी वो अच्छी हुई हैं। इसके अंदर भी हम ये नहीं कह सकते कोविड ने आके हर एक चीज़ को ही तबाह कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ों को उसने बनाया भी है और अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है काफ़ी चीज़ों की। ऑन अ अवेयरनेस साइड ऑफ थिंग वही बात थी, लेकिन जो बिज़नेसेस मतलब मैं बहुत सारे पर्सनल बिज़नेस ऐसे बिज़नेसेस को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा हिट किया इस चीज़ से। हाँ, उसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद जिस तरह दुनिया ने कोप अप किया और ये मतलब जो हमारे अम्मा-अब्बा स्टोरी बताते हैं हमें कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, तो शायद हम बड़े होके अपने बच्चों को बताएँगे कि 2019-20 में ऐसा हुआ था। दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था ना कुछ इस तरह का तो, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ऐसा भी हुआ कि पूरी दुनिया बंद हो गई। और वो इमेजेस टाइम्स स्क्वायर की इमेजेस और वो यूरोप की कई फेमस स्ट्रीट की इमेजेस जहाँ पे एक वक़्त में लाखों बंदा होता है, एक वक़्त में हज़ारों लोग होते हैं, वहाँ कोई नहीं था। तो वो बड़ी डिस्टर्बिंग भी थी, मेंटली भी बहुत सारे लोग चेंज हुए, बहुत सारे लोग टफ़ हुए, बहुत सारे लोग ब्रेक हुए, बहुत सारे लोग चले गए हमें छोड़ के। तो बड़ा डिफरेंट और बड़ा जो है चैलेंजिंग टाइम था, बट टू ईच वन ऑफ हिज़ ओन। 2 लोगों को अलग तरह से अफ़ेक्ट किया, कुछ लोग बन गए, कुछ लोग बिल्कुल तबादले हो गए। वाह! थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आशिफ भाई। आज हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।